सभी साथियों को मेरा नमस्कार, स्वागत है आप सबका आज 13 अगस्त के जनसत्ता विश्लेषण में। तो आइए शुरू करते हैं आज का जनसत्ता विश्लेषण बिना किसी देरी के। प्रथम प्रश्न पे सर्वोच्च न्यायालय द्वारा एक आधार कार्ड को लेके टिप्पणी आती है कि नागरिकता प्रमाण के रूप में आधार मतदाता पहचान पत्र स्वीकार नहीं। ये हाल ही में बिहार में चल रहे इलेक्शन की जो वोटर लिस्ट नई बनाई गई थी, उसमें खामियों के संदर्भ में है एसआईआर को लेकर। फिलहाल आगे बढ़ते हैं आज के संपादकीय की तरफ। संपादकीय इस क्रम में है युद्ध के निशाने, फिर जोखिम बनाम संवेदना और हवा में घुलते घुल धूल कणों से बाधित सांसें। युद्ध के निशाने में बात करी गई है। दुनिया को आज जब शांति, स्थिरता और प्रगति की आवश्यकता है, तब इजराइल युद्ध उन्माद में डूबा हुआ है। कोई ज़्यादा समय नहीं हुआ जब दक्षिणी गाज़ा के सबसे बड़े अस्पताल पर भीषण हमले में बड़ी संख्या में लोगों की मौत हो गई है और बहुत सारे घायल हो गए। सैन्य हमलों के दौरान वह इतना ख्याल रखना भी ज़रूरी नहीं समझता कि बम अस्पताल पर गिर रहे हैं या उन शिविरों पर जहां बच्चे, महिलाएं और बुजुर्ग शरण लिए हुए हैं। इजरायल की निर्मम कार्रवाई का ये नतीजा है कि गाज़ा के नागरिक बुनियादी सुविधाओं से वंचित हो गए हैं। भोजन और दवाइयों के अभाव में बच्चे मर रहे हैं। सैन्य हमलों का जख्म इतना गहरा है कि इसकी कीमत वह नागरिक चुका रहे हैं, जिनका इस युद्ध से वास्ता नहीं है। इस संदर्भ में युद्ध की सच्चाई और तबाही की तस्वीरें कुछ पत्रकार सामने ला रहे थे, तो इजरायल ने पत्रकारों को भी नहीं बख्शा है। अभी हाल ही में अल जज़ीरा के कुछ पत्रकारों की मृत्यु हो गई। सवाल है कि क्या इजरायल को ये फिक्र सता रही है कि युद्धग्रस्त क्षेत्र में जोखिम उठाकर काम कर रहे पत्रकारों ने अगर दुनिया को सच की तस्वीर दिखाई तो उसके लिए जवाब देना मुश्किल होगा। ये अफसोसजनक है कि शांति बनाए रखने की तमाम अपील के बावजूद इजरायल युद्ध संबंधी अंतर्राष्ट्रीय कानून को भी मानने के लिए तैयार नहीं है। युद्ध के दौरान गैर ज़रूरी हिंसा रोकने और इंसानियत बचाने के लिए बनाए गए इस कानून में कहा गया है कि युद्ध में नागरिकों पर हमला करना गंभीर अपराध है। इस नियम के मुताबिक अगर कोई देश किसी अस्पताल, विद्यालय या रिहायशी इलाके पर बमबारी करता है तो यह न केवल अनैतिक बल्कि अपराध भी है। ताज़ा हमले में मारे गए पत्रकारों ने भी एक अस्पताल के बाहर शरण लिया हुआ था। इसराइल ने पूरी निर्ममता से गाज़ा में पानी, बिजली और जन बुनियादी सुविधाओं पे एक तरीके से अवरोध कर दिया है। दुखद है, देखिए ये देखा जाए तो वर्तमान में जितने भी अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशंस हैं युद्ध के, उनमें मेंशन्ड है कि हॉस्पिटल्स हैं, मेडिकल एड है, इनको नहीं रोकना है आपको। बेसिक जो ह्यूमन राइट्स की चीज़ें हैं, उनको किसी को भी अवरोध नहीं करना है। ह्यूमन राइट्स कमीशन जिन चीज़ों को कहता है कि युद्धग्रस्त क्षेत्रों में भी लोगों के अधिकार हैं, मानव अधिकार रहते हैं, इस समय इजराइल की तरफ से गाज़ा में इन सब का उल्लंघन करा जा रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि सारे देश सिर्फ मूक दर्शक बन के देख रहे हैं। अगला है जोखिम बनाम संवेदना। इसमें कोई दो राय नहीं है कि सभ्यता के विकास क्रम में संयोग और ज़रूरत के मुताबिक कुछ जीव जंतु मनुष्य की आम जीवन शैली में घुल मिल गए हैं और कई लोग आज कुछ पशु या पक्षियों को अपने साथ एक अभिन्न हिस्से के तौर पर देखते हैं। बिल्कुल सही बात। कुत्ता उनमें से एक है जिसे आज बहुत सारे घरों में एक पालतू पशु के रूप में भी जगह मिली है। वहीं सड़कों, गलियों में घूमते से तमाम आवारा कुत्ते हैं जो हमेशा तो नुकसान नहीं पहुंचाते, लेकिन हाल के वर्षों में ऐसी घटनाएं में तेज़ी बढ़ोतरी हुई है जिनमें उनकी वजह से खासतौर पर बच्चों और बुजुर्गों के सामने जोखिम पैदा हुआ है। देश के अलग अलग हिस्सों से अक्सर इस तरह की खबरें आती हैं। देखिए, हम देखने की जो स्ट्रे डॉग्स होते हैं, आवारा कुत्ते होते हैं, देखिए बिल्कुल हर किसी को धरती पर जीने का अधिकार है जिस तरीके से जीना चाहता है। समस्या यहाँ पे क्या आ जाती है कि आए दिन खबरें बढ़ती जा रही हैं सोसाइटीज़ में, कॉलोनीज़ में हमलों की, छोटे-छोटे बच्चों पे हमलों की, चलते-फिरते राहगीरों पे, बच्चे ही नहीं बड़े-बड़े लोगों पे हमले कर रहे हैं, महिलाओं पे हमले कर रहे हैं कुत्ते। अकेले नहीं, झुंड में करते हैं पूरे-पूरे। ये समस्या बन चुकी है दिल्ली में विशेषकर। शीर्ष अदालत ने कुत्तों के काटने और रेबीज़ की बढ़ती घटनाओं पर चिंता जताते हुए कहा कि 8 हफ्तों के भीतर दिल्ली और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में सड़कों से सभी आवारा कुत्तों को हटाया जाए और उन्हें कुत्तों के लिए बने
आश्रय गृहों में रखा जाए। निश्चित रूप से अदालत ने इस आदेश के पीछे आवारा कुत्ते से उपजी समस्या की दिनादिन गंभीर शक्ल अख्तियार करते जाने और इंसानी जीवन के सामने बढ़ते जोखिम के प्रति चिंता है। बिल्कुल है, सुप्रीम कोर्ट ने अब ये जब बहुत ही बड़ी समस्या बढ़ रही है तो एक निर्णय लेना पड़ा। दुनिया के देशों में आवारा कुत्तों पर और उनसे उपजी समस्या से निपटने के लिए कारगर उपाय किए गए हैं, तो भारत में इस पर एक व्यवहारिक नज़रिया अपनाया जा सकता है। रेबीज से बचाव के लिए टीकाकरण से लेकर बंध्याकरण और कुत्तों के अनुकूल उचित माहौल के आश्रय गृह बनाकर कुछ हद तक इस समस्या से पार पाने की कोशिशें की जा सकती हैं। दरअसल समस्या को स्वीकार करना उसके हल निकालने की शुरुआत है। सरकार ने इसी साल 1 अप्रैल को लोकसभा में बताया था कि पिछले वर्ष देश भर में कुत्तों के काटने के करीब 37,15,000 मामले सामने आए थे। अकेले दिल्ली में पिछले वर्ष रेबीज से 54 मौतें दर्ज की गई थी। देश भर में रेबीज से हर वर्ष 18 से 20,000 मौतें होती हैं। पशुओं से प्यार के बरकस आवारा कुत्तों की वजह से उपजे जोखिम एक ऐसी हकीकत है जिसमें ये सोचना ज़रूरी लगता है कि संवेदना का दायरा कितना विस्तृत हो कि ना तो कुत्तों के प्रति इंसानी समाज को क्रूरता करने की ज़रूरत पड़े, ना ही कुत्तों की वजह से बच्चे, बुजुर्ग या अन्य इंसानी जान को कोई खतरा पैदा हो। और सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, ऐसा समाज में कुछ लोग विरोध कर रहे हैं, सिविल सोसाइटी के लोग, एनजीओज़ के लोग, कुछ लोग सपोर्ट कर रहे हैं जो विक्टिम्स हैं इन चीज़ों के। अब देखते हैं क्या रहता है। आगे है हवा में घुलते धूल कणों से बाधित सांसें। और सोनम लवंशी साहब लिखे हैं कि दिल्ली की दमघोंटू हवा अब किसी एक मौसम की समस्या नहीं रही। बिल्कुल सही बात है। सड़कों पर उड़ती धूल, निर्माण स्थलों से उड़ती रेत और प्रदूषण के बादल अब ना सीमाओं में कैद है, ना मौसम की चेतावनी में सिमटे। हर वर्ष लगभग 200 करोड़ टन धूल वातावरण में घुल रही है और इसका असर दुनिया भर में 380 करोड़ से अधिक लोगों पर पड़ रहा है। यह आंकड़े चेतावनी नहीं, एक अनदेखे युद्ध का घोषणा है, जहां दुश्मन हवा में घुला है और उसके हथियार हमारे फेफड़ों को निशाना बना रहे हैं। देखिए, हम जानते हैं बढ़ते प्रदूषण से PM 2.5 पार्टिकुलेट मैटर और तमाम धूल कण जो कि मानव व्यक्ति मानव लोगों के लिए बहुत ही हानिकारक हैं, किसी व्यक्ति के लिए बहुत हानिकारक हैं। जो भी ऐसे पर्यावरण में जीता है जो प्रदूषित है, उसके स्वास्थ्य के लिए बड़ी समस्या है, तो व्यक्ति के लिए भी हानिकारक है और पूरे मानव जाति के लिए हानिकारक है ऐसे वातावरण में जीना, क्योंकि इससे हमें लंग संबंधित कई समस्याएं हो जाती हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन और विश्व मौसम विज्ञान संगठन की रिपोर्ट में अब साफ संकेत दे रही है कि धूल भरे तूफान अब प्राकृतिक घटनाएं नहीं, वैश्विक आपदा के रूप में सामने है, जिनका प्रभाव अब हर महाद्वीप, हर देश और हर नागरिक झेल रहा है। एयरबोर्न डस्ट बुलेटिन के अनुसार हर वर्ष लगभग 150 देशों के 33 करोड़ से अधिक लोग धूल भरी आंधियों के प्रभाव में आते हैं। देखिए, डस्ट स्टॉर्म्स, तो एक रिपोर्ट के अनुसार जो कि एयरबोर्न डस्ट बुलेटिन ने बताई, उनकी एनालिसिस के हिसाब से ये भारी मात्रा में लोग जो हैं, जो डस्ट विंड्स क्या कहिए आप, डस्ट स्टॉर्म्स की चपेट में आ रहे हैं, चिंता की बात है। ये संकट न केवल मानव स्वास्थ्य पर प्रतिकूल असर डाल रहा है, बल्कि कृषि, जलवायु और वैश्विक अर्थव्यवस्था को भी प्रभावित कर रहा है। हर वर्ष कई लाख लोगों की मृत्यु धूल से उत्पन्न श्वास जटिलताओं के कारण होती है। आंकड़े भयावह हैं। दिल्ली जैसे शहरों में पार्टिकुलेट मैटर PM10 और PM2.5 के स्तर विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा निर्धारित सीमा से कई गुना अधिक हैं। वही अगर जो PM2.5 पार्टिकुलेट मैटर है, ये इतना महीन होता है, इतना माइन्यूट होता है कि आराम से आपकी नेसल पैसेज से, नॉस्ट्रल से एंटर कर जाता है और धीरे धीरे कलेक्ट होना शुरू हो जाता है, लंग्स में आपके उन्हें अफेक्ट करता है। सवाल है कि क्या साफ हवा अब विशेष अधिकार बन रही है? ये सवाल अब केवल नीतिगत चर्चाओं का विषय नहीं रहा, यह हमारे दैनिक जीवन से जुड़ा है। जब बच्चों को स्कूल जाते समय मास्क पहनना पड़ता है, जब बुजुर्गों को घर के भीतर भी हफ्ते हैं, तब यह मुद्दा सार्वजनिक स्वास्थ्य आपदा बन जाता है। WMO की रिपोर्ट बताती है कि रेत और धूल की आंधियों का खतरा तेजी से बढ़ रहा है। देखिए, इसीलिए आपको पता है, कई बार जब दिल्ली में ये पोल्यूशन की समस्या बढ़ जाती है, तो सरकार द्वारा आदेश किया जाता है कि निर्माण कार्य
रोक दिए जाएँ कंस्ट्रक्शन वर्क्स। अब प्रदूषण का कंस्ट्रक्शन से क्या लिंक है? यही तो लिंक है डस्ट पार्टिकल्स का। निर्माण कार्यों में टूटती-फूटती चीज़ें हैं, रेत उड़ती है, मशीनें घूमती हैं, बुलडोज़र चढ़ते हैं, रेत ज़मीन से उड़ती हुई ऊपर चलती है, निर्माण कार्य चल रहे होते हैं, उससे आस-पास के क्षेत्रों में धूल कण बहुत भारी मात्रा में फैल जाते हैं, जो कि बहुत बड़ी दमघोंटू समस्या है। वर्ष 18 से 22 के बीच करोड़ों लोग इन खतरनाक धूल कणों के संपर्क में आ गए हैं। यूएस जियोलॉजिकल सर्वे और लेसेंट की रिपोर्ट से स्पष्ट होता है कि वर्ष 17 में अमेरिका में धूल के कारण बनी भारी नुकसान हुआ। यह वर्ष 1995 की तुलना में 4 गुना अधिक था। वर्ष 24 में स्पेन के किनारी द्वीप, मंगोलिया और पूर्वी एशिया में आए बड़े तूफानों ने हवा में पीएम की का स्तर 1000 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर से भी ऊपर पहुंचा दिया। दिल्ली में भी ऐसे आंकड़े कोई असामान्य नहीं। फ़र्क केवल इतना है कि वहाँ दस्तावेज बनते हैं, यहीं यहाँ चुप्पी साध ली जाती है। अब ये आंकड़े यूएस में सब जगह पब्लिश होते हैं, भारत में भी होते हैं। कई संस्थानें रिपोर्ट्स देती हैं, मगर कहीं न कहीं वो फाइलें दबा दी जाती हैं, ऐसा देखने को मिलता है। खाद्य एवं कृषि संगठन के अनुसार धूल भरी आंधियाँ वाले क्षेत्रों में फसल फसल उत्पादन में 20 से 25% तक की गिरावट आती है। भारत में अधिकृत आंकड़ों के अनुसार हर वर्ष लगभग 40 लाख से अधिक निर्माण स्थल सक्रिय रहते हैं, जो किसी न किसी रूप में धूल प्रदूषण बढ़ाते हैं। यह केवल एक पर्यावरण संकट नहीं, एक सामाजिक त्रासदी भी बन चुका है। सरकारों द्वारा राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम एनसीएपी जैसी योजनाएं लाई गई हैं, जिनका उद्देश्य 24 तक प्रमुख शहरों में प्रदूषण को 20 से 30% तक कम करना था। फिर भी अधिकांश स्वतंत्र रिपोर्ट ये दिखाती हैं कि इन योजनाओं का ज़मीनी क्रियान्वयन बेहद धीमा रहा है। धूल और वायु प्रदूषण का प्रभाव केवल शरीर पर नहीं होता, ये मिट्टी की उर्वरता को घटाता है, जिससे खेती संकट में आती है। बहुत बड़ा इसकी इफ़ेक्ट्स हैं, एग्रीकल्चर में इफ़ेक्ट्स हैं। गाँव और कस्बों में जहाँ प्रदूषण की निगरानी की कोई पुख्ता इंतज़ाम नहीं है, वहाँ यह और घातक हो जाता है। कुल मिलाकर यह संकट अब त्रिआयामी हो चुका है। स्वास्थ्य, पर्यावरण और अर्थव्यवस्था तीनों पर इसकी गहरी चोट है। जलवायु परिवर्तन, तापमान में वृद्धि, अनियमित वर्षा और मानव जनित गतिविधियाँ धूल के तूफानों की तीव्रता और आवृत्ति को बढ़ा रही हैं। यह मान लेना कि यह केवल प्राकृतिक आपदा है, एक प्रकार से बड़ी भूल होगी। इन तूफानों की उत्पत्ति में तनमानव की भूमिका स्पष्ट है। जब जंगल काटे जाते हैं, जब निर्माण गतिविधियां नियंत्रण से बाहर होती हैं, जब रेगिस्तानी क्षेत्रों में हरित पट्टी योजना ठप पड़ती है, तब धूल अपना साम्राज्य फैलाती है। बिल्कुल, बहुत बहुत बढ़िया संवाद की है। कई मुद्दों पे बहुत ही जटिलता के साथ और स्पष्ट रूप में हमारे साथ मुद्दों पे बात करी गई है, पॉइंट्स पे बात करी गई है, एग्ज़ैक्टली जो प्रॉब्लम है। स्कूल और कॉलेजों में पर्यावरण शिक्षा को केवल पाठ्यक्रम तक सीमित नहीं रखना, उसे व्यवहार में उतारना होगा। नागरिकों को भी अपनी भूमिका निभानी होगी, चाहे वह गाड़ी का कम इस्तेमाल करें, या कचरे का सही निस्तारण हो, या वृक्षारोपण हो। जब तक नीति निर्माता ये नहीं समझते कि स्वच्छ हवा मौलिक अधिकार है, तब तक बदलाव की कोई उम्मीद नहीं की जा सकती। स्वच्छ हवा की यह लड़ाई केवल पर्यावरण को नहीं, नैतिकता को भी है। यह उस सभ्यता पर सवाल है जो विकास के नाम पर अपने ही जीवन तत्वों को काट रही है। धूल, धुएं और जहरीले कणों के बीच अगर हमें जीने की आदत डालनी पड़ रही है, तो हमें यह भी स्वीकार करना होगा कि हमने अपने भविष्य की कीमत आज की सुविधा से चुका दी है। ये संकट कोई अचानक आई आपदा नहीं, जो हमारी चुप्पियों और उदासीनता की देन है। हवा कोई अदृश्य सुविधा नहीं, यह सजीव संसाधन है, जिसे बचाना हमारा जिम्मेदारी है। सवाल ये नहीं कि हम कब कार्रवाई करेंगे, सवाल यह है कि क्या तब भी कुछ बचा होगा, जब हम कार्रवाई के लिए तैयार होंगे। बहुत ही आखिरी लाइन आप देखें तो संपादकीय में देखिए, आप इन पॉइंट्स को अपने जो निबंध वगैरह में अगर आप जोड़ लें, इन की पॉइंट्स को नोट डाउन करें जो पूरे संपादकीय में होती हैं, तो आपकी जो क्वालिटी है वो और बढ़ जाएगी। आपके आंसर्स की क्वालिटी बढ़ जाएगी, तो एग्जामिनर भी समझ जाएगा कि बंदे को इन डेप्थ नॉलेज है। और नॉलेज तो अलग बात होती है, कन्वे करने का तरीका। आप देखिए जिस तरीके से संपादकीय लिखे जाते हैं, ये एक पूरी कहानी की तरह होते हैं। शुरुआत कहाँ से होती है, फिर आपको लेखक
क्या बताना चाह रहा होता है। उसे आपको टेक्निकल पॉइंट्स भी बताने मगर आपको बोर भी नहीं करना होता है। उसे फिर आपको मुद्दा समझाना पड़ता है, मुद्दा क्या है, फिर सॉल्यूशन भी देना होता है। ये सब चीज़ें छोटे से पैराग्राफ में सब उसको बतानी पड़ती हैं। ऐसे ही आपको अपने उत्तर लेखन में भी शैली को लाना पड़ेगा। इसी शैली को अपनाना पड़ेगा। तभी आपका एक उत्तर पूरा माना जाता है। उसमें फैक्ट्स भी हों, उसमें मतलब भी हो, उसमें मकसद भी हो, उसमें हल भी हो, उसमें समस्याएँ भी हों। तभी समझ में समझा जाता है कि आपको पूरी नॉलेज है चीज़ों की। ना कि आप भारी-भारी फैक्ट्स इकट्ठा करते रहें 4-5 मटीरियल से। तो फिलहाल इसी बात के साथ हम आज का संपादकीय धरी अंत करते हैं और अन्य अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय खबरों के लिए हमारी वेबसाइट को आप विज़िट कर सकते हैं, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। धन्यवाद।